अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 26 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 27 से शुरू करना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता होता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। बेयर एक्ट सामने रख लें, इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 27 की तरफ चले जाएं, सेक्शन 27 की तरफ चले जाएं। पहले 26 तक जो पढ़ा है उसके अंदर 3 सेक्शन से 24, 25, 26 वो था गार्डियन ऑफ द पर्सन के हवाले से। ठीक हो गया। उसके बाद आज इसके ऊपर हेडिंग लिख लें सेक्शन 27 के ऊपर कि गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब यहां पे माइनर की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 27 के ऊपर चले जाएं। सेक्शन 27 पे कहता है कि ड्यूटीज ऑफ गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी मींस जो माइनर की प्रॉपर्टी है उसकी केयर के हवाले से जो गार्डियन की ड्यूटीज हैं उसके हवाले से ये बात कर रहा है। सबसे पहले यहां पे ये चीज लिख लें कि गार्डियन जो अपॉइंट होगा माइनर का और माइनर की कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी इंप्रूवमेंट, उसकी बेटरमेंट, उसकी मेंटेनेंस, उसके ऊपर जो कुछ भी हर नेसेसरी मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए कि उसकी प्रॉपर्टी सही रहे, ड्यू केयर के साथ काम करेगा वो गार्डियन। ठीक हो गया। ड्यू केयर से मुराद होता है कि ऐसे उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करनी है कि जैसे उस गार्डियन की अपनी प्रॉपर्टी है, ऐसे समझ के उसने उस माइनर की प्रॉपर्टी की देखभाल करनी है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। सिंपल से यहां पे कंसेप्ट है इसका कि माइनर की जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, गार्डियन उसका ऐसे ही ख्याल रखेगा जैसे उसकी खुद की प्रॉपर्टी है वो। ठीक हो गया। उसकी इंप्रूवमेंट, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सेटलमेंट, उसके ऊपर जो खर्चा आ रहा है उसके ऊपर जो मुमकिन कोशिश कर सका गार्डियन उस माइनर की प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के वाले से गार्डियन अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगला आ जाता है सेक्शन 28 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 28 ये कहता है कि पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियन, पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियन, एक लिख ले, एक होता है टेस्टामेंट्री गार्डियन, एक होता है नॉन टेस्टामेंट्री गार्डियन। टेस्टामेंट्री गार्डियन के आगे लिख ले कि जो विल के जरिए या अदर इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपॉइंट होता है उसको कहते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। ठीक हो गया। एक होता है नॉन टेस्टामेंट्री गार्डियन। नॉन टेस्टामेंट्री गार्डियन से मुराद होता है कि जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपॉइंट हुआ वो भी नॉन टेस्टामेंट्री गार्डियन होता है। ठीक हो गया। यहां तक दोनों के कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद आगे इसके आगे हेडिंग बना के लिख लें कि पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियन, पावर्स ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियन के पावर्स क्या होती हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन की। इसके आगे यहां पे लिखे नीचे कि जो टेस्टामेंट्री गार्डियन होता है वो विल या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो है वो अपॉइंट किया जाता है। ठीक हो गया। विल या अदर इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपॉइंट किया जाता है। अब जो विल और या कोई और इंस्ट्रूमेंट के जरिए एक गार्डियन अपॉइंट किया गया, ठीक हो गया, उसके अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं, गार्डियन पहले उसको फॉलो करेगा कि उस प्रॉपर्टी के मुतालिक, उस माइनर की प्रॉपर्टी के मुतालिक, उस वसीयत में, उस इंस्ट्रूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट में ये कंडीशंस लिखी गई हैं। सबसे पहले गार्डियन उसको फुलफिल करेगा। ठीक हो गया। अगर नहीं लिखी और गार्डियन उसकी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है तो वो सबसे पहले कोर्ट के पास जाएगा, अदालत के पास, कंपिटेंट कोर्ट के पास जाएगा। अदालत के पास जाके ये कहेगा कि मैं इस माइनर की प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हूं। फिर अदालत देखेगी कि आया कि ये माइनर की प्रॉपर्टी को बेच के इसमें माइनर का फायदा है या नुकसान है। कोर्ट उसके फैक्ट्स को देखेगी, मेरिट्स को देखेगी, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचेगी कि ठीक है माइनर की प्रॉपर्टी सेल कर दी जाए। ठीक हो गया, बेच दी जाए। फिर कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उस माइनर की प्रॉपर्टी को ऑक्शन में, नीलामी में सेल करती है और हर वो कोशिश करती है कि जो अच्छा रेट लग जाए ताकि माइनर की प्रॉपर्टी जो है उसका अच्छा रेट लग जाए, माइनर के साथ, वार्ड के साथ, उस बच्चे के साथ ज्यादती ना हो। बेचने के बाद जो भी उसकी रकम होगी वो उस माइनर को जाए। तो सबसे पहले यहां पे ये चीज लिखें कि जो टेस्टामेंट्री
गार्डियन होता है उसके पास क्या क्या पावर्स है? नंबर 1, टेस्टामेंट्री गार्डियन के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी के मुतालिक, जो गार्डियन की जो माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके मुतालिक उसके पास सेल की पावर है, उसके पास मॉर्गेज की पावर है, उसके पास गिफ्ट की पावर है, उसके पास एक्सचेंज की पावर है, उसके पास चार्ज की पावर है और उसके पास लीज की पावर है। ये टेस्टामेंट्री गार्डियन के पास ये पावर्स हैं कि वो माइनर की प्रॉपर्टी को ये चीजें कर सकता है। अगर तो विल और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई चीजें लिखी हुई तो सबसे पहले वो करेगा, ठीक हो गया। अगर नहीं लिखी हुई तो फिर उसके पास ये पावर्स हैं, कोर्ट से डिक्लेयर करवा सकता है वो। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 29 की तरफ चले जाए। सेक्शन 29 ये कहता है कि लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। अब इसमें जरा इस कंसेप्ट को समझना। इस कंसेप्ट के अंदर ये कह रहा है कि ना वो बंदा विल से अपॉइंट हुआ है गार्डियन, ना वो बंदा अदर इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपॉइंट हुआ है गार्डियन। वो किसके जरिए हुआ है? वो कोर्ट के जरिए अपॉइंट हुआ है। तो जो ऐसा पर्सन जिसको कोर्ट खुद अपॉइंट करेगी, जो विल से नहीं आया, जो अदर इंस्ट्रूमेंट से नहीं आया, ना वो कलेक्टर है, वो पर्सन है जिसको कोर्ट ने कह दिया कि आप गार्डियन है। तो इस सेंस के अंदर उसके पास कोई पावर नहीं है किसी किस्म की सेल करने की, मास वाई एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट उसको परमिशन देती है तो फिर वो मॉर्गेज भी कर सकता है, चार्ज भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, गिफ्ट भी कर सकता है, एक्सचेंज भी कर सकता है। उसका कोई भी पार्ट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का उस बच्चे की, ठीक है, या उसको लीज पे भी दे सकता है 5 साल के लिए, ठीक है, या कोई जो है वो 1 साल से ज्यादा हो। ये तब है अगर कोर्ट उसको परमिशन देती है तो, ठीक हो गया। अगर कोर्ट उसको परमिशन नहीं देती तो कभी भी नहीं कर सकता। अगर कोर्ट उसको परमिशन दे देती है तो वो उस चीज को करने का हकदार है, फिर वो कर सकता है। ये दोनों पे अप्लाई होता है। टेस्टामेंट्री गार्डियन पे भी अप्लाई होती है लिमिटेशन, और नॉन टेस्टामेंट्री गार्डियन पे भी ये लिमिटेशन अप्लाई होती है। तो सिंपल सा क्रक्स ये था कि सेक्शन 27 के अंदर ये कहता है कि जो माइनर की प्रॉपर्टी होगी, वार्ड की प्रॉपर्टी होगी, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए, उसकी सेटलमेंट के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए हर ड्यू केयर इस्तेमाल करेगा। ऐसे उसकी प्रॉपर्टी की केयर करेगा, माइनर की प्रॉपर्टी की, जैसे उसकी खुद की अपनी है। ठीक हो गया। 28 के अंदर कहता है कि एक टेस्टामेंट्री गार्डियन होता है, एक नॉन टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री गार्डियन के पास पावर है, मॉर्गेज कर सकता है, सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, लीज कर सकता है। अगर तो विल और इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई चीज पहले से लिख दी गई है तो पहले वो उसको फॉलो करेगा। अगर नहीं लिखी गई तो कोर्ट से जाके कह सकता है कि इसको सर जी सेल करना है। अगर कोर्ट मुनासिब समझती है तो उसको सेल करके, ऑक्शन में सेल करके वो रकम उसको दे देगी। ठीक हो गया, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद 29 के अंदर ये कहता है कि अगर कोर्ट ने अपॉइंट किया है, ना वो कलेक्टर है, ना वो किसी विल के जरिए आया है, ना वो किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपॉइंट हुआ गार्डियन, कोर्ट ने उसको गार्डियन अपॉइंट किया तो फिर कोर्ट ही उसको परमिशन देगी ये सारी चीजें करने की, सेल, मॉर्गेज, फला जो भी चीज है लीज की। तो ये कोर्ट के पास पावर, ये दोनों पे अप्लाई होती है, टेस्टामेंट्री पे भी और नॉन टेस्टामेंट्री पे भी। ठीक है, ये 29 तक आपने कंप्लीट इसको पढ़ लेना। बाकी इंशाल्लाह 30 से आगे शुरू करेंगे, इसको वाइंड अप करेंगे जल्दी से जल्दी। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।